साथियों, जो सैलन शैली व्याख्यानमाला चल रहा है, तो साथियों आज मैं आपको एक विशेष तरीके की चर्चा जो है आपके सामने आपको सुनाने वाला हूं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग मोर्चे हैं। महिला मोर्चा, छात्र मोर्चा और किसान मोर्चा, मजदूर, हर मोर्चे में सैलन शैली जी का जो एक बहुत बड़ा जो उनका चेहरा था, हर वर्ग के लिए वो खड़े होते थे। गोस्वामी जी ने अपने भाषण में बताया कि वो तांगा वालों के लिए भी लड़ते थे, ग्वालियर में तांगा वाले। तो उनकी जो सोच है, व्यक्तित्व है, और उसके साथ में जिन लोगों के साथ उन्होंने ये काम किया उस समय, वो बहुत कुछ साथी हैं जो उनके बारे में बताए हैं। तो मैं आपको उनके बारे में उनकी जो उनके अनुभव हैं उसको सुनवाऊंगा, और ये जो अनुभव है ये आज भी सुनवाऊंगा और आगे दिनों में भी निरंतर आपको ये जानकारी जो है हम देंगे। ये हमारे साथी है, जो सुनिए आप। और हम लोग आमतौर पर हम लोगों की मीटिंग के 3-4 केंद्र हुआ करते थे। एक तो नई सड़क, एक महाराजवाड़े पर एक रंजीत होटल था, हम नहीं है, और चाय के लिए सारे लोग पूरे शहर के हर तरीके की गतिविधि में संलग्न लोग आया करते थे। और तीसरा एक हमारा सेंटर था, वो सीपी कॉलोनी का चौराहा, क्योंकि गवर्नमेंट शैली उस समय मुरार में रह रहे थे और हमारे मित्र डब्बू का भी मकान वहाँ बन गया था, तो वहाँ पूरा एक समूह बना। तो इन समूह में अलग अलग किस्म के लोग थे, लेकिन गवर्नमेंट शैली हर जगह जब बात करते थे तो वो अपनी बात को किसी न किसी रूप में लाना, तो इससे लगता था कि वो जो उन्होंने जो तय कर लिया है उसकी वो धुन के पक्के थे। और एक क्रांतिकारी के लिए मुझे लगता है कि अपने लक्ष्य के प्रति धुन और धुन का पक्का होना, ये शायद बुनियादी अवधारणा है। तो इस तरीके से मेरा जो प्रारंभिक उनके साथ परिचय था, और फिर उसके बाद मुझे याद है कि 1974 में हम जो है SFI के द्वारा एक बार मेमोरी और फिर कुछ गतिविधियों में कुछ एक गतिविधि में उनके साथ गए। हम तमाम सारे ग्रुप के जो लोग थे उन पर उनके जीवन का जो सबसे गहरा प्रभाव हुआ वो हुआ 1975 में आपातकाल की घोषणा। उसका विरोध करने वाले, चंद विरोध करने वाले लोगों में उनकी अग्रणी भूमिका, और उसके बाद जब वो आपातकाल में मीसा में बंद हुए, जेल में डाल दिया गया कौन बादल भी के साथ, तो फिर हमारे तमाम सारे लोगों पर एक अलग किस्म का प्रभाव हुआ। हमको लगा यार ये जो व्यक्ति है ये तो बहुत ज़्यादा समर्पित है, ये तो इसके लिए अपने निजी जीवन के कोई संदर्भ महत्वपूर्ण नहीं, और इस उम्र में, इतनी कम उम्र में वो इतना बड़ा आपातकाल से मुकाबले के लिए आगे बढ़ सकता है, जिसका हम लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। और इसलिए आपातकाल के दौरान जेल से उनके साथ कई बार पत्राचार हुआ, वो एक अलग कहानी है उस पत्राचार में। लेकिन उस पत्राचार में भी मुझे याद है कि एक बार मैंने एक चिट्ठी उनको डाली और उसमें मैंने अपनी दिल की भावना लिख दी उनके विरोध में को। तो उनका जो जवाब आया चिट्ठी वहाँ से मेरे, तो उसमें जो शुरुआत थी कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे बहुत उम्मीद है, समाज को तुमसे बहुत उम्मीद है, जबकि मुझे मालूम था कि ऐसा मेरे में कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं उससे समझ सका कि उनको किस तरीके से वो लोगों को जोड़े रखने की उनकी कोशिश थी। ये जो आपातकाल के बाद जब वो मीसा से बाहर आए, और चूंकि उनसे मित्रता, और राकेश दुबे डब्बू भी हमारे मित्र थे और उनके पास लगातार उनके साथ पत्राचार होता, तो हम जवाहर कॉलोनी में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, और साथ परीक्षाओं का दौर था। उस समय आकर उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम मैंने थोड़ा सक्रिय होकर SFI में काम करो। और मुझे याद है कि हमारे मित्र हैं राजेश श्रीवास्तव, उनके मकान में हम लोग रह के, मैं और अब वो फौज में बड़े अधिकारी हैं, अनिल लाल, ये सब लोग साथ साथ रह के पढ़ रहे थे। तो आपातकाल के बाद जब SFI में सक्रिय हुए, उसके बाद चूँकि हमारे जीवन संपर्क थे विद्यार्थियों के बीच में, इसी SFI की सदस्यता करना और उनके लोगों के साथ जोड़ने में हमने हमारी भूमिका एक अच्छी भूमिका रही। उसको देखकर उन्होंने मुझ पर फोकस किया, और फिर लगातार वो मेरे विकास के बारे में, वैचारिक विकास के बारे में उन्होंने लगातार सचेतन प्रयास किया। और उसी का परिणाम है कि 1978-79 में आते आते न सिर्फ हम SFI के सक्रिय कार्यकर्ता बने, नेता बने, जिले के महासचिव, अध्यक्ष बने,
और साथ साथ में फिर उस समय जब राज्य सम्मेलन हुआ तो राज्य सम्मेलन की तैयारी में बड़ी भूमिका अदा की। और उस राज्य सम्मेलन के बाद लगभग हमारे दिमाग में ये था कि ये रास्ते पर जाना भी गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि उस समय हमने ये तय किया था कि नहीं इसी रास्ते पर जाना है, पर आधा आधा हो गया था मामला। उस समय मैं फौज में जाना चाहता था तो मेरी शैली मुझसे कहता अरे क्या करोगे यार फौज में जाके, ये पूंजीवादी फौज में जाके क्या करोगे, अपन लाल आज सेना बनाएंगे। और वो जो मेरा एक दौर था जो हर महाविद्यालय से पास आउट होने वाले विद्यार्थी साथ होता है कि वो अपना कैरियर बनाने की तरफ है और दूसरे वो क्रांतिकारी आंदोलन में आने की भी एक उमंग है। तो वो जो मैं आज बिल्कुल स्पष्टता की उसमें उन्होंने बहुत मेहनत डाला थी और मैं वैचारिक अपनी जगह समर्पण गया हूँ कि करूँ उसका एक बड़ा कॉमर्शियल के साथ वैचारिक में लगे रहना। और कुछ उन्होंने समझने बात है कि रूप से समझने बजाय उनकी इस पहलू पर ज़्यादा ध्यान देने की, उनका मार्क्स प्रति जो अगाध विश्वास, और वो कोई विश्वास नहीं था, विश्वास था। और उन्हें उनका जो या वो जिस तरीके देखते और उन्हें ये भरोसा था कि यही वो विज्ञान है जो समाज की तीव्रतम बुद्धियों का विश्लेषण सकती है। तो इसलिए मुझे लगे आज हम तमाम जो उनके सहयोगी हैं हैं उनके द्वारा लेकिन संगठनों में काम करें और मध्य में जो चुनौतियां हमारे हैं शैली उस पर अगर हम ज़्यादा गौर कि किस तरीके से उन्होंने उससे हमें पूरा भरोसा है कि हमारा लीडर के तौर के रूप में और एक क्लोज मेरी जो कॉमर्शियली की जो भावना है वो मेरी निजी है रूप से मैं आपसे ये करता हूँ। ये पहलू और भी महत्वपूर्ण है कि कॉमर्शियल को रूप से समझने बजाय उनकी इस पहलू पर ज़्यादा ध्यान देने की, उनका मार्क्स प्रति जो अगाध विश्वास, और वो कोई विश्वास नहीं था, विश्वास था। और उन्हें उनका जो या वो जिस तरीके देखते और उन्हें ये भरोसा था कि यही वो विज्ञान है जो समाज की तीव्रतम बुद्धियों का विश्लेषण सकती है। तो इसलिए मुझे लगे आज हम तमाम जो उनके सहयोगी हैं उनके द्वारा लेकिन संगठनों में काम करें और मध्य में जो चुनौतियां हमारे हैं शैली उस पर अगर हम ज़्यादा गौर कि किस तरीके से उन्होंने उससे हमें पूरा भरोसा है कि हमारा लीडर के तौर के रूप में और एक क्लोज मेरी जो कॉमर्शियली की जो भावना है वो मेरी निजी है रूप से मैं आपसे ये करता हूँ। ये पहलू और भी महत्वपूर्ण यहाँ पर एक स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया के सांगठनिक अनुभव और एक जीवन हम लोगों ने किया और लंबा एक में काम कर पार्टी के रूप में कॉमर्शियल के और कुछ अनुभव मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया के सांगठनिक अनुभव और एक जीवन हम लोगों ने किया और लंबा एक में काम कर पार्टी के रूप में कॉमर्शियल के और कुछ अनुभव मैंने है कि कॉमर्शियल को रूप से समझने बजाय उनकी इस पहलू पर ज़्यादा ध्यान देने की, उनका मार्क्स प्रति जो अगाध विश्वास, और वो कोई विश्वास नहीं था, विश्वास था। और उन्हें उनका जो या वो जिस तरीके देखते और उन्हें ये भरोसा था कि यही वो विज्ञान है जो समाज की तीव्रतम बुद्धियों का विश्लेषण सकती है। तो इसलिए मुझे लगे आज हम तमाम जो उनके सहयोगी हैं उनके द्वारा लेकिन संगठनों में काम करें और मध्य में जो चुनौतियां हमारे हैं शैली उस पर अगर हम ज़्यादा गौर कि किस तरीके से उन्होंने उससे हमें पूरा भरोसा है कि हमारा लीडर के तौर के रूप में और एक क्लोज मेरी जो कॉमर्शियली की जो भावना है वो मेरी निजी है रूप से मैं आपसे ये करता हूँ। ये पहलू नमस्कार। आज हम और आप जो चर्चा कर रहे हैं, आज की चर्चा का मुख्य विषय ये है कि हमारे प्रिय नेता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व राष्ट्र सचिव, लोक जतन के संस्थापक, संपादक और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अखिल भारतीय राज्य सह सचिव पंडित शैलेंद्र शैली की याद में 24 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक
प्रत्येक वर्ष व्याख्यानमाला आयोजित किए जाते हैं। कौंडसेलन शैली का मतलब संघर्ष, संगठन और विचारधारा। कौंडसेलन शैली से पहली मुलाकात सन 1987 में हुई। उस समय मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में MSc का छात्र था। पूरे देश में राजीव गांधी सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लागू की गई थी, जिस शिक्षा नीति का मकसद एक अभिजात वर्ग पैदा करना था, शिक्षा का निजीकरण और व्यवसायीकरण करने की शुरुआत थी, इसके खिलाफ पूरे देश में छात्रों का आंदोलन चल रहा था। जबलपुर में भी नई शिक्षा नीति के खिलाफ अभियान चल रहा था। उससे प्रभावित होकर के SFI के साथियों से संपर्क किया गया और जबलपुर में पहली बैठक हुई, जिसमें कौंड बादल सरोज उस बैठक में थे। और उसके बाद ये तय किया गया कि जबलपुर में भी SFI का विस्तार करना है। और कुछ समय बाद कौंडसेलन शैली से मुलाकात हुई। विस्तार के साथ SFI के बारे में, नई शिक्षा नीति के बारे में, छात्रों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, छात्र आंदोलन के बारे में उनसे बात हुई। और उन्होंने भी अपने विद्यार्थी जीवन, आपातकाल के समय जो संघर्ष थे, उन संघर्षों के बारे में विस्तार के साथ उनने अपने अनुभव को रखा। और उस समय मेरा MSc अंतिम वर्ष था, MSc हो गई। शैली जी से जब बातचीत हुई, कि उनका एक ही मेरे से सवाल था कि MSc के बाद क्या करोगे। मैंने कहा PhD करूँगा। उन्होंने कहा PhD करके क्या करोगे। मैंने कहा प्रोफेसर बनूंगा। प्रोफेसर बन के क्या करोगे। विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा। फिर उनने मेरे से तमाम तरह के दूसरे जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के बारे में विस्तार के साथ चर्चा की। और चर्चा के बाद से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरे कोई महसूस होने लगा कि PhD करने का कोई मतलब नहीं, ऐसी डिग्री ली जाए जिस डिग्री से लोगों को कुछ मार्गदर्शन दिया जा सके। उसके बाद मैंने लॉ करने का फैसला किया। और लॉ के साथ साथ जबलपुर विश्वविद्यालय में SFI का गठन, SFI का विस्तार और छात्रों के सवालों को लेकर इतना तीव्र आंदोलन विकसित हुआ। उस आंदोलन से भयभीत होकर के RSS और विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं, इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से हमले, छात्रों का निष्कासन, जेल की कार्रवाई की गई। उसके बाद भी दमन भी होता था, संघर्ष भी होता था और संगठन का तेजी के साथ विस्तार हुआ। और उसके बाद छात्र जीवन समाप्ति के बाद 1992-93 में कौंडसेली जी पार्टी जिला कमेटी बैठक में आए जबलपुर। और जबलपुर जिले में पार्टी का विस्तार कैसे करना है, उस पर बातचीत हुई। और ये तय किया गया कि जबलपुर में अगर पार्टी का विस्तार करना है तो ग्रामीण क्षेत्र हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर काम करना है तो किसान सभा। तय हुआ कि सिहोरा को केंद्र बनाकर किसान सभा के काम का विकास किया जाए। और कुछ मुद्दे और प्राथमिकताओं के क्षेत्र तैयार किए गए। उन्हीं के दिशा निर्देश में पहली बार 1997-98 में कूड़न जलाशय में 33 एकड़ जमीन का जो सवाल था, जहां पर जमींदार समंत भूस्वामियों का कब्जा था, उस जमीन के पट्टे दलित आदिवासी भूमिहीनों को दिए जाए, उस सवाल को लेकर के एक सफल संघर्ष चलाया गया। आज भी 1200 से ज्यादा दलित आदिवासी उस जमीन पर काबिज हैं। शैली जी के साथ 1993 के बाद राज्य कमेटी में काम करने का अवसर मिला। पार्टी राज्य कमेटी में तय हुआ कि मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर पार्टी का विस्तार करना है तो किसान सभा प्राथमिकता होना चाहिए। तय किया गया कि प्रदेश में भूमि जोतो आंदोलन का नारा दिया जाए। उस नारे पर अमल करने के लिए जबलपुर पार्टी कमेटी बैठक में एक योजना तैयार की गई। 280 गांव चिन्हांकित किए गए और साइकिल जत्थे का कार्यक्रम बना। साइकिल जत्थे के बाद पदयात्रा का कार्यक्रम बना। इन दोनों कार्यक्रमों में कौंडसेलन शैली उपस्थित रहे। उनने जत्थे में साथ में चले और आखिरी में जत्थे का जो समापन था, उस समापन के मुख्य वक्ता कौंडसेलन शैली थे, जिसमें 3000 से ज़्यादा आदिवासी इकट्ठे हुए और तेजी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किसान सभा का विस्तार हुआ। कौंडसेलन शैली से आखिरी जो मुलाकात थी, वो मुलाकात थी 3
3 और 4 अगस्त को सिहोरा में जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था। कॉमरेड सैली शिक्षक थे। शिविर के समापन के बाद रात्रि में उनको वापस भोपाल जाना था। मैं, मेरी पत्नी अंजना और मेरी बेटी मानसी हम लोग स्टेशन छोड़ने गए। स्टेशन पे काफ़ी देर तक उनसे बातचीत हुई और वापस कॉमरेड सैली भोपाल चले गए। 2 दिन बाद दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि कॉमरेड सैली का आकस्मिक निधन हो गया। खबर सुनने में विश्वास नहीं हो रहा था। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कॉमरेड शैलेंद्र सैली के जो अधूरे काम थे उन कामों को पूरा करना और उनके ज़माने में जो हम लोगों ने प्राथमिकताएं तय की गई थी, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके अधूरे कामों को पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए तमाम लोगों को धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। रामविलास गोस्वामी, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूं। कॉमरेड सैली से प्रभावित होकर के मैं लाल झंडे में और ट्रेड यूनियन आंदोलन में शामिल हुआ। अब लंबे समय के बाद समझ में आता है कि हम बहुत अराजक जीवन जी रहे थे। कॉमरेड सैली से प्रभावित होकर अब मजदूर आंदोलन में आए। कॉमरेड सैली जहां पर कारखाने के मजदूरों, कॉमरेड सैली छोटे छोटे कारखाने के मजदूरों, ताने वालों तक की लड़ाई लड़ते थे, जिस आंदोलन ने हमारे ऊपर वो छाप छोड़ी। उनके साथ बहुत सारे आंदोलन के अनुभव हैं, चाहे वो जेसी मिल का आंदोलन हो, चाहे दूसरे आंदोलन हो, उनके साथ दिन और रात रह करके बहुत बड़े अनुभव हैं। एक आंदोलन में भयानक लाठीचार्ज हुआ, बड़े बड़े राजनेता भी उस आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन बीजेपी की सुंदरलाल पटवा की गवर्नमेंट ने उन सारे नेताओं को, शीतला साहब वगैरह सबको छोड़ दिया और हमको, कॉमरेड सैली वगैरह सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। करीब 300-400 लोग जेल में डाले गए थे। उसमें 1 दिन 2 दिन बाद सबको छोड़ दिया। हम 10-11 लोगों को करीब 30 दिन तक जेल में रखा गया। तो कॉमरेड सैली के साथ सीखने को मिला। आप कॉमरेड सैली के साथ एक आंदोलन में हम भोपाल जेल में भी रहे उनके साथ। कॉमरेड सैली से इतने प्रभावित हुए और उनके साथ एक बैठक में बाई बस से इंदौर की यात्रा हमने उनके साथ की। कॉमरेड सैली जब भाषण देते थे तो विरोधी भी उनका भाषण सुनने के लिए चौराहों पर खड़े होते थे और जब बोल रहे हैं तब कहीं से कोई आवाज नहीं आती। तसल्ली के साथ लोग बाग उनका भाषण सुनने में गर्व महसूस करते थे। जब 1999 में चुनाव लड़े हम पार्षदी का, तो कॉमरेड सैली ने, जब हमने भाषण देते वक्त जिक्र किया कि हम पार्षद बन जाएंगे तो ये गली बनाएंगे, पानी, सीवर, इसकी व्यवस्था करेंगे, तो कॉमरेड सैली ने कहा कि जो इस तरह की घोषणाएं करता है उन पर भरोसा मत कीजिए। अपने प्रत्याशी के सवाल कहे हुए सवाल पर उन्होंने खंडन करते हुए कहा, ये नगर पालिकाएं, ये नगर निगम सरकारों ने दिवालियां घोषित कर दी गई हैं और इन दिवालिया घोषित नगर पालिकाओं में कौन नाली, कौन सीमेंट, कंक्रीट, कौन क्या करा पाएंगे, ये बात नहीं है। उन्होंने कहा मैं जमानत देता हूं कि हमारा प्रत्याशी अगर जीत के जाएंगे, सीपीएम का प्रत्याशी जीत के जाएगा, तो कॉमरेड सैली ने कहा कि मैं जमानत देता हूं वो परिषद में नाली, फरसी, पानी, बिजली के सवाल पर पूरी ताकत के साथ संघर्ष करेगा, जनता के बुनियादी सवालों को लेकर संघर्ष करेगा। वो कॉमरेड सैली थे जो मार्क्सवाद के विद्वान वक्ता थे। वो सैली थे कि वो मार्क्सवाद के शिक्षक थे। वो सैली थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में मजदूर आंदोलन की फिजा को बना के खड़ा किया था। वो मेरे आदर्श कॉमरेड सैली, मैं कॉमरेड सैली को नमन करता हूं। उनके जन्मदिन पर और उनके न रहने पर 24 जुलाई को उनका जन्म दिवस है और 7 अगस्त को वो हमारे बीच में नहीं रहे। 40-45 साल तक
अपने लंबे जीवन में, मेरे लंबे जीवन में कॉमरेड सैली ने वो फिजा बदल के रख दी। मैं एक चेसी मिल के आंदोलन का जिक्र करना चाहता हूं। मजदूर आंदोलन में कॉमरेड सैली का संयुक्त आंदोलन के लिए बड़ा योगदान है। बहुत सारी यूनियनें अलग अलग अपनी डपली, अपना राग करके अलग अलग गेटों पर धरना दे रही थी और मजदूरों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान प्रबंधन के साथ, हमदर्दी के साथ था। लेकिन कॉमरेड सैली ने कारखाने के गेट पर भाषण देते हुए कहा कि अलग अलग टेंट लगाकर बैठे हुए हैं, ये संयुक्त रूप से अगर आंदोलन में खड़े होंगे तो मजदूरों का हित किया जा सकता है। और इस बात से जो मजदूर भी उनके भयानक खिलाफ था, उन यूनियनों के खिलाफ था, कॉमरेड सैली ने कहा तो कम से कम 5-7 हजार मजदूरों ने हाथ उठा करके कॉमरेड सैली की बात का समर्थन किया। कॉमरेड सैली ने जब ये कहा कि अगर ऐसी ही बात है, आप समर्थन कर रहे हो, तो मैं मंच से उतर कर चलता हूं, आप मेरे साथ चलिए। और कॉमरेड सैली जब चले तो 5000 मजदूर उनके टेंट पर पहुंचा उनके साथ और उन यूनियन के नेताओं से कहा, वो एटक के नेता थे, वो बीएमएस के नेता थे, उनसे कहा कि चलिए सारे लोग संयुक्त रूप से मिलकर लड़ेंगे। जब उन्होंने कहा कि हम इसके बाद आपस में चर्चा करके बताएंगे, तो मजदूरों ने कॉमरेड सैली से कहा कि आप महान हैं, ये नहीं आएंगे आपके साथ। और उस आंदोलन का ताकत तो वो निकल कर आई कि आम मजदूरों में ये चर्चा का विषय बन गया कि वो मैनेजमेंट ने बिठाला है, इसलिए वो आपके साथ नहीं आ सकते। और आखिरी पर मजदूरों ने उनको कंप्लीटली आइसोलेट करके उनको खदेड़ के रख दिया और कॉमरेड सैली मजदूर आंदोलन के एक छत्र नेता के रूप में उभर कर सामने आए। कॉमरेड सैली बहुत विद्वान और बहुत ही विद्वान और पूरे मजदूरों के बारीक से बारीक कार्य के बारे में भी उनको बहुत व्यापक अनुभव था। इस अनुभव ने हमारे संगठन को बहुत ताकत पहुंचाई है। कॉमरेड सैली आज हमारे बीच में होते तो इस मजदूर आंदोलन की दिशा ही अलग होती। वो हमारे बीच में नहीं है। उनके साथ बहुत सारे मजदूर आंदोलन साझा किए हैं। कॉमरेड्स, साथी सैलन सैली के साथ हम जबलपुर के सुरक्षा संस्थानों में काम करने वाले कॉमरेड्स का संबंध 80 और 90 के दशक के हैं। आज हम लोग सुरक्षा कर्मचारी अखिल भारतीय स्तर पे बार बार हड़ताल पे जा रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी हमने नारा दिया था, 5 दिन तक चला। अभी भी हम लोग हड़ताल के जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उस जमाने की स्थिति आज के तुलना में भिन्न है। भिन्न थी इस मामले में, आज की हमारी लड़ाई मुख्य रूप से रक्षात्मक है, भले ही अखिल भारतीय स्तर पे अधिक प्रभावशाली है। उस समय मुख्य रूप से स्थानीय स्तर का जो आंदोलन, नतीजापरक आंदोलन, उसी पर ही अधिकांश गतिविधियां बनी रहती थी और इसलिए आंदोलन की संख्या अधिक, विक्टिमाइजेशन भी अधिक, और वो विक्टिमाइजेशन के जरिए आए दिन नए नए कार्यकर्ता हमें मिला करता था। वो सब नौजवान थे। आज उन कर्मचारियों की संख्या उसकी उस समय के 80 के दशक के अंत के अगर हम तुलना करें 1/3 रह गई। नतीजापरक स्थानीय मुद्दों के लेकर आंदोलन बहुत कमजोर हो गया। ऐसे परिस्थिति में
उस समय के हमारे आंदोलन, हमारे कार्यकर्ता, हमारे रुझान के साथ मेरा और हमारे संगठन का परिचय कॉमरेड शैली से हुआ था। मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, वो है सन 87 का मई दिवस की छुट्टी के मांग को लेकर हम लोग हड़ताल पे गए थे। वो एक ऐतिहासिक हड़ताल थी, शुद्ध राजनीतिक मांग को लेकर, कोई आर्थिक मांगे थी नहीं। 70% सफल हुआ 1.5-2 महीने तैयारी के बाद। अप्रैल की 28 तारीख को हम लोग हड़ताल पे गए थे। उसके कुछ दिन पहले कर्नल शैली जबलपुर आए थे विद्यार्थियों के एसएफआई के कोई काम से। मैं उनसे मिलने गया था शाम को स्टेशन पे, जब वे जाने वाले थे। हमने उनकी ये पूरी रिपोर्टिंग दी कि हम लोग नगर के जो बुद्धिजीवी वर्ग, उनसे भी हस्ताक्षर अभियान हमने चलाया, वो कारगर रहा। उन्होंने भी हमसे कुछ बातें कही, लेकिन हमें बहुत हैरानी हुई, आश्चर्य रहा, सुखद आश्चर्य। उसके 4-5 दिन के बाद देशबंधु में हमारे इस आंदोलन को लेकर ही एक एडिटोरियल छपा। इसके पहले हमारे आंदोलन को लेके, ट्रेड यूनियन आंदोलन के लेके एडिटोरियल नहीं छपा जाता था, कभी इसके बाद भी नहीं देखा हमने। उस समय देशबंधु पत्रिका के पाठक आज की तुलना में नगर में काफी ज्यादा थे, और उसमें एडिटोरियल में कहा गया कि विश्वकर्मा पूजन के साथ मई दिवस का बिल्कुल तुलना नहीं हो सकता। हम सदियों से विश्वकर्मा पूजन करते आए हैं, लेकिन मजदूरों की जीवन जीविका के सवाल पर कोई तारतम्य हम पैदा नहीं कर पाए। जो कुछ भी हमने हासिल किया, लड़ाई के मैदान से में हासिल किया, और उसी का ही रूपरेखा तैयार हुआ, प्रेरणा जो मिला, प्रेरणा का स्रोत है मई दिवस। मजे की बात यह है, हूबहू यही बात 3-4 दिन पहले कॉमरेड शैली ने हमसे कहा। ये एक बात। जहां तक उस जमाने की बात है, मैं उस हड़ताल के प्रसंग का एक छोटा सा और एक उदाहरण दूंगा। हड़ताल के दिन एसएफआई के बहुत सारे कार्यकर्ता, इसमें लड़कियां भी थी, सुजय, कुरहड़िया, ये सब के नेतृत्व में गेट पे पिकेटिंग करने गए। हैरानी की बात यह है कि जो सीनियर सिक्योरिटी अफसर कार्नेल साहब थे, वे वहां पे हस्तक्षेप करने गए कि भाई आप यहाँ पे नारेबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ ये फैक्ट्री के कर्मचारियों का कोई लेना देना नहीं है। तो वो सब एसएफआई के नौजवान कार्यकर्ता ताली बजाते हुए गाना गाना शुरू कर दिया। फौजी अफसर बिल्कुल चुप हो गए, आगे नहीं बढ़ा। मैं उस समय था नहीं वहां पर, लेकिन बाद में जब लोगों ने हमसे ये बात कही है, और बाद में जब 2-3 दिन के बाद जब मैं कर्नल साहब के ऑफिस गए थे बात करने, तब उन्होंने खुद ही उस प्रसंग को बताते हुए कहा कि मैंने उस दिन मेरी पत्नी से ये बातें कही है कि ये नौजवान बच्चे बिल्कुल वाकई आज के ज़माने के हैं। वो फौजी अधिकारी शायद आंध्रा के, साउथ इंडियन थे, शायद आंध्रा के थे। वो ज़माना ऐसा था जहाँ पे ट्रेड यूनियन आंदोलन हम लोग एक के बाद एक, लहर दर लहर आंदोलन पे थे,
और उसी प्रकार के बाहर एसएफआई के नेतृत्व में विद्यार्थी वर्ग के आंदोलन भी एक नया आयाम तैयार किया था। कई लोग जो स्पष्ट रूप से उसमें पत्रकार हैं, शिक्षक हैं, इस बात पे स्पष्ट रूप से वे साथ में नहीं थे, लेकिन इस बारे में खुश थे कि वो आज़ादी की लड़ाई के उस जमाने के जो सादगी भरा जीवन, उच्च विचार वाले, जिसे वो झोला छाप कहते थे, मान लो उनकी एक नौजवान पीढ़ी से उनकी साक्षात हुई है। वो जो साक्षात्कार है उसका प्रतिबिंब थे एसएफआई, उसी के प्रतिबिंब थे ट्रेड यूनियन आंदोलन में लाल झंडा, जो जबलपुर में उनके नित्य समाचार पत्र के माध्यम से उनको खबर मिलता था। मैं कॉमरेड शैली को स्मरण करता हूं, उस जमाने के प्रतिबिंब, उस जमाने के आइकॉन के रूप में। थैंक यू। देखिए, कॉमरेड शैली के जीवन पर हम लोग जब बात कर रहे हैं, कॉमरेड शैली के साथ ऐसे कई अनुभव हैं जो समय समय पर हमें देखने को मिले। जैसे एक बार हजीरे पे एक आम सभा चल रही थी जेसी मिल मूवमेंट के लिए, बहुत तीव्र आम सभा थी, बहुत ओजस्वी और जोश वाली आम सभा थी। उस आम सभा में हमारे कुछ नेताओं पर मुकदमे लगाए गए थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी दबाव था। लेकिन कॉमरेड शैली की वो चतुराई, वो समझदारी मैं कभी भूल नहीं सकता अपने जीवन में, कि किस तरह से उन्होंने उस पूरे आम सभा के आंदोलन को एक मशाल जुलूस के रूप में मोड़ते हुए किस तरह से हमारे नेताओं को सुरक्षित किया था, किस तरह से पूरे संगठन को सुरक्षित किया था, और जो बाकी के लोगों पर दबाव पड़ने वाला था उससे बचाव किया था। बहुत ही ऐसी घटना थी जिसको कभी भूला नहीं जा सकता। इसी तरीके से ऐसे कई अनुभव आए हैं। एक बार यहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी पार्टी की, जिला कमेटी की, मुझे अच्छी तरह से याद है। उस जिला कमेटी की मीटिंग में मेरी काफ़ी आलोचना हो रही थी, क्योंकि नौजवान मोर्चे पर काम करते थे हम लोग, और नौजवान जब होता है आदमी तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी करता ही हरकत। तो एक दरोगा के खिलाफ एक हम लोगों ने थोड़ी सी हरकत कर दी थी। उस समय कॉमरेड शैली ने कहा कि ये बताइए कितने लोगों को हम लोग अपने प्रयास से नौकरी दिलवा सकते हैं। हमने कहा नहीं दिलवा सकते। तो जब हम नौकरी दिलवा नहीं सकते तो फिर इस तरह की कार्रवाई क्यों की जाए कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं। अरे इस व्यवस्था में वो दरोगा क्या है, एक छोटा सा अंश है पायदान का, उसकी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि हम उस पर प्रहार करें। कार्रवाई करनी चाहिए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी भी कोशिश की जानी चाहिए कि हमारी कार्रवाई से किसी को ऐसा नुकसान ना हो। वो भी कई दलित, वो जो जिस दरोगा के खिलाफ समझाइश दी जा रही थी वो भी दलित था। मतलब ऐसी समझदारी के साथ वो अपनी बात को रखते थे जिस बात को भुलाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसी घटना है कॉमरेड शैली के साथ जिन घटनाओं को हम कभी भुला नहीं सकते। एक बार मैं खुद अपने जीवन की बता रहा हूँ, मेरे ऊपर एक प्रकरण कायम हुआ था एक मामले में, और उस प्रकरण में भी काफ़ी आलोचनात्मक टिप्पणी के साथ पार्टी की जिला कमेटी में हम लोग बात कर रहे थे। तब कॉमरेड शैली ने कहा था कि रामबाबू जी, पुलिस पर भरोसा कतई नहीं करना चाहिए। ये बात आपको अब समझनी चाहिए, अब काफ़ी पुराने हो गए। बोले आपने जिस तरह से पुलिस को ओवर कॉन्फिडेंस में, भरोसे में माना या पुलिस पर भरोसा किया, उसी की बदौलत है कि आपके खिलाफ ये प्रकरण बना है और आपके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता। वो दिन है और आज का दिन है। अब मैं पुलिस पर भरोसा नहीं करता। ये सबक मुझे मिला कॉमरेड शैली की समझदारी के साथ, कॉमरेड शैली ने जो मुझे समझाया उसके साथ। उन्होंने एक दो बात और बताई कि उस समय चूंकि हम लोग वार्ड क्रमांक 15 में निवास करते हैं, तो उसी 15 की राजनीति से काम करते थे। तब उन्होंने ये बताया कि एक बार चुनावी समझदारी के साथ उन्होंने ये बात बताई कि कैसे हमें अपनी वोट की रक्षा करनी है। इसके बारे में एक समझदारी बताई उन्होंने। वो समझदारी है जिसको हम आज तक लागू कर रहे हैं, भूले नहीं है। और मुझे लगता है वो एक ऐसी समझदारी है जिसको भुलाया भी नहीं जा सकता आज की परिस्थिति में। कॉमरेड शैली के पास जो सुझाव होते थे, जो
नीतिगत लाइन होती थी वो एक ऐसी लाइन थी जिसे हम दूरगामी परिणामों के रूप में देखते हैं। आज भी कई ऐसी चीज़ है कॉमरेड सैली के द्वारा जो आज भी प्रासंगिक हैं, जो कॉमरेड सैली ने समझाई थी है, जो बात कही है उन्होंने, ऐसी कई नहीं दर्जनों नहीं सैकड़ों ऐसी बातें हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी उन्हें माना जाता है, आज भी उस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं और उन उदाहरणों के साथ उस पर चर्चा करते हैं। एक गीत उन्होंने उस समय पर लिखा था, उस गीत के बोल है, गंगा की कसम जमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा। मतलब कितनी प्रासंगिकता के साथ वो गीत है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हम लोग उस गीत को रट के कोई भी उनके बाद कुछ समय तक वो गीत चला, कॉमरेड सैली के गाने के बाद कुछ लोगों ने गाया, लेकिन अब उसको गाने वाला कोई हमारे बीच में नहीं है, ये हमें महसूस करते हम लोग। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम उस गीत को तैयारी करके, चूँकि तर्ज वर्ज आप लोगों ने नहीं सुनी, आप लोगों को सुनवाया जाएगा तो आप में से कुछ नौजवान अच्छी तरह उस गीत को गा सकते हैं। बहुत प्यारी तर्ज के साथ वो गीत है। ऐसे कई अनुभव है कॉमरेड सैली के साथ, ऐसे कई अनुभव साझा हुए हैं कॉमरेड सैली के साथ जिन पर हम काम करने का मौका मिला है और हम उनको आज भी पूर्ण श्रद्धा सुमन के साथ याद करते हैं, मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं और उनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। कॉमरेड सैली के साथ जो घटना घटी है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये बात है। और कॉमरेड सैली के बारे में जितना आदमी बोले वो कम है। कॉमरेड सैली इस प्रदेश के लिए एक अमूल्य धरोहर थे, इतने मुझे कहना था। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद, आपने इस पूरी परिचर्चा को सुना, उनके व्यक्तित्व के बारे में जो सारी चर्चा रखी। आज समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। हम उनके जीवन से जुड़े हुए संघर्ष हैं, गुण हैं, उनको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और आने वाले पीढ़ी को भी हम ये उनके जो मन में जो गुण थे उनके, या उनके अंदर जो व्यक्तित्व था, उसको आगे भी हम अगली पीढ़ी को भी इस व्यक्तित्व को बताएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी।